हेलो फ्रेंड्स, इन्वेस्टर सागा में आपका स्वागत है। आज हम एक कंपनी का डिस्कशन करने वाले हैं जिसका नाम है विनस पाइप्स एंड ट्यूब। जैसे कि आपको पता है, हम जब भी किसी कंपनी का डिस्कशन करते हैं तो पहले एक कोट से करते हैं। तो आज का जो हमारा कोट है चार्ली मंगर सर का, जो अ, अपने वॉरेन बफेट सर के जो पार्टनर है बर्कशायर हाथवे के। तो उनका एक कोट है, दोज हु कीप लर्निंग कीप राइजिंग इन द लाइफ। तो हमारा भी इन्वेस्टर सागा का यही एक हम भी हमेशा कंटिन्यू लर्निंग करते रहते हैं और डिफरेंट डिफरेंट कंपनी का एनालिसिस करते रहते हैं। तो इसलिए हमने आज विनस पाइप को चुना है। उसका रीज़न क्या है वो हम आगे जाके बताएंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर है कि मैं कोई सेबी रजिस्टर एडवाइज़र नहीं हूँ और ये जो वीडियो है सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए। इसमें कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो आप डिसीजन लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर कंसल्ट करिए। सो वेनस पाइप्स एंड ट्यूब लिमिटेड का जो मैंने स्क्रीनशॉट लिया है स्क्रीनर से, तो बेसिक ओवरव्यू क्या है, कंपनी का अभी कुछ 2860 करोड़ का मार्केट कैप है। और कंपनी का आप आर ओ सी और आर ओ ई देखोगे तो वो भी काफ़ी अच्छा है। आर ओ सी 28.4% और आर ओ ई 23.6% है। और कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी ऑलमोस्ट 5 के आसपास है। तो ये कुछ बेसिक ऑब्जर्वेशन थी जो मैंने आपको बताई। कंपनी करती क्या है? जो विनस पाइप्स एंड ट्यूब्स लिमिटेड है वो स्टेनलेस ट्यूब्स एंड पाइप्स का मैन्युफैक्चरिंग करती है और एक्सपोर्ट्स भी करती है। तो कंपनी स्टेनलेस ट्यूब में भी ब्रॉड उसकी दो कैटेगरी है। एक तो सीमलेस ट्यूब्स है और एक वेल्डेड ट्यूब्स एंड पाइप्स है। ठीक है। और कंपनी उसमें भी ये दो जो ब्रॉड सेगमेंट है इसमें भी पांच डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स है उसके। तो पहला है स्टेनलेस स्टील हाई प्रिसीजन एंड हीट एक्सचेंजर ट्यूब्स। फिर एस एस की हाइड्रोलिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन ट्यूब्स। फिर एस एस की सिमलेस ट्यूब, एस एस का वेल्डेड ट्यूब और बॉक्स पाइप। इस 5 प्रोडक्ट्स में कंपनी वर्क करती है। तो उसका जो भी 5 डिफरेंट प्रोडक्ट है मेजर, तो उसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज़ होता है वो उसका एक ब्रॉड एप्लीकेशन दिया गया है कंपनी के द्वारा। तो इसको आप देख सकते हो। कंपनी किस एंड यूज़र इंडस्ट्री को कैटर करती है। तो केमिकल हुआ, इंजीनियरिंग, फर्टिलाइज़र, फार्मा, पावर, फूड प्रोसेसिंग और एरोस्पेस, ऑयल एंड गैस एंड पेपर इंडस्ट्री को कंपनी अभी कैटर कर रही है। कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और जो कंडला और मुंद्रा जो पोर्ट्स है उससे काफ़ी पास में पड़ता है। कंपनी का अभी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है उसका जो एरिया है वो 2 लाख स्क्वायर मीटर तक का अभी करंट एक ही लोकेशन पे है और वो इतना एक एरिया है। जब भी पाइप का कुछ प्रोडक्शंस वगैरह होता है तब उसके ऊपर कुछ टेस्ट करनी रहती है। तो कंपनी ने टेस्ट के बारे में बताया कौन कौन सी टेस्ट वो परफॉर्म करते हैं। उसको भी ब्रॉडली 2 पार्ट्स में डिवाइड करके रखा है, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग एंड डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। वो क्या होती है? नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में पाइप के ऊपर जो भी टेस्ट किए जाते हैं तो उससे पाइप को कोई डैमेज नहीं होता। और लेकिन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में क्या होता है कि पाइप के ऊपर डैमेज होता है तो वो वापस यूज़ नहीं कर सकते। तो सैम्पलिंग बेसिस पे ये टेस्टिंग करी जाती है। तो जैसे हाइड्रो टेस्टिंग हुई, एडी करंट टेस्टिंग हुई जो एनडीटी का पार्ट है, टेंसाइल टेस्ट हुई, रिवर्स बेंड टेस्ट आप देख पा रहे हो। तो उसमें एक पाइप के ऊपर एक बार टेस्ट करा जाता है, फिर वो वाली पाइप वापस यूज़ नहीं करी जाती। कंपनी के क्लाइंटल कौन है? तो आप देखोगे पीएसयू में एच पी सी एल है, बी पी सी एल है। और केमिकल इंडस्ट्री में आरती इंडस्ट्री हो गई, रिलायंस हो गया। फिर फूड मतलब एफएमसीजी में आईटीसी हो गया। अमूल अमूल भी उनका क्लाइंट है।
कंपनी का जो बोर्ड ऑफ कंपोजिशन है वो भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है। अभी जो प्रमोटर ग्रुप है या फिर जो कंपनी से बहुत काफ़ी टाइम से जुड़े हुए जयंती राम चौधरी, मेघराम एस चौधरी, उनको कंपनी से जुड़े हुए काफ़ी टाइम हो गया। ध्रुव एम पटेल जो होल टाइम डायरेक्टर है, वो भी कंपनी से कम 10 से 15 साल 10 साल से जुड़े हुए हैं। और अरुण कोठारी जो अभी सीएमडी है, वो अभी उन्होंने उनका ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, अभी 3 4 साल ही हुए उनको कंपनी में आए हुए। तो मेन जो डायरेक्टर है, 4 डायरेक्टर हो चुके हैं और 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी है। तो काफ़ी अच्छा 50% का कंपोजिशन है, वो काफ़ी अच्छा हेल्दी माना जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ डायरेक्टर्स अपनी फैमिली वगैरह की ही है। उनका डायरेक्टर्स उनका प्रोफाइल दिया गया है कि उन्होंने क्या क्या काम करा हो, मतलब क्या उनका एजुकेशन बैकग्राउंड है और उन्होंने क्या क्या कितना एक्सपीरियंस है, तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं। अभी क्वार्टरली सेल्स ग्रोथ देखे तो स्क्रीनर से मैंने ये पिक लिया है, पिक्चर लिया हुआ है। तो आप देखोगे तो ओवर द ईयर कंपनी ने काफ़ी अच्छा ग्रोथ करा है, डबल डिजिट ग्रोथ ही रहा है। लेकिन लास्ट 2 क्वार्टर से जो ग्रोथ पेस ऑफ ग्रोथ है वो कम हो चुका है। तो लास्ट 2 क्वार्टर में बड़े डबल डिजिट ग्रोथ है, लेकिन पेस बहुत स्लो है। और आप देखोगे तो दिसंबर 23 में जब रिजल्ट आया था, तब कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन 19% था, जो गिर के भी 16% हो चुका है। क्यों? क्योंकि कंपनी ने अभी कैपेक्स करा हुआ है, जो मैं आपको दिखाता हूँ आने वाले स्लाइड्स में, कि इसकी वजह से क्या है, कंपनी का ओपेक्स और डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ चुका है। इसकी वजह से आपको मार्जिन थोड़े गिरे हुए मिलेंगे। कंपनी का बैलेंस शीट काफ़ी हेल्दी है। ऐसा सच नहीं है कि बहुत सारा कंपनी ने डेट उठा के रखा है। डेट टू इक्विटी रेशियो भी काफ़ी अच्छा कंपनी ने मेंटेन करके रखा हुआ है। और अब मेरा कर्सर देखोगे तो मार्च 23 में कंपनी के पास फिक्स एसेट थे 60 करोड़, जो सितंबर 24 की जब हाफ ईयरली बैलेंस शीट आई थी, वो 60 से डायरेक्ट 301 करोड़ हो गया। तो ह्यूज जंप देखने को मिला 1.5 साल के अंदर, 5x हो गया फिक्स एसेट। तो कंपनी ने काफ़ी काफ़ी बड़ा कैपेक्स करा हुआ है, और अभी भी कुछ कैपेक्स अभी उनके लाइव होने बाकी है। और कंपनी का जो हिस्टोरिकल एसेट टर्नओवर्स है वो 10 के आसपास रहा है, जो अभी FY 24 में काफ़ी कम हो चुका था, 3 से 5 के आसपास है। तो कंपनी के पास ह्यूज अपॉर्चुनिटी है कि वो अपना एसेट टर्नओवर्स अच्छे से बढ़ा पाए, क्योंकि अभी कैपेक्स अभी हुआ है 1.5 साल में ही, तो उसको यूटिलाइज करने में भी टाइम लगेगा। तो अगर कंपनी का जो हिस्टोरिकल एसेट टर्नओवर 10 टाइम्स है, अगर वो भी कंपनी आने वाले सालों में मेंटेन कर पाए या फिर वहां तक रीच कर पाए, तो भी कंपनी के पास पोटेंशियल है कि वो 2.5 से 3 हज़ार करोड़ का सेल्स कर सकती है। ठीक है। और जबकि अभी ट्रेलिंग 12 मंथ का सेल्स वो 1000 भी नहीं पहुंचा हुआ है जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो कंपनी के पास अच्छा खासा एक रनवे है आने वाले 2 3 साल कंपनी को आगे बढ़ने के लिए। जो मेरा मेजर कंसर्न इस कंपनी के लिए था, है अभी भी, वो है कि कंपनी का कैश फ्लो इतना अच्छा नहीं है। तो आप अगर जैसे कैश फ्लो टू पेट और कैश फ्लो टू इबिटा कन्वर्जन रेट देखोगे तो बहुत ही पुअर है। मतलब एटलीस्ट CFO टू पेट तो 100% या उसके पास रहता, तो इस कंपनी में और भी ज़्यादा थोड़ा मज़ा आता या फिर इंटरेस्टिंग रहती। लेकिन एक कंसर्न जो मेरा है कि CFO टू पेट और इबिड का रेशियो बहुत ही कम है। ला अभी जब मैंने कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन एक्टिविटी दिखा था, तब उसमें जो कैश पाइलअप हुआ था, तो वो एक एक ईयर में तो इन्वेंट्री में काफ़ी कैश बचा हुआ था और दूसरे ईयर में रिसीवेबल में। तो आगे जाते समय अगर जो कंपनी ये इन्वेंट्री और रिसीवेबल का मिक्सचर जो अच्छे से मेंटेन कर पाए और उसकी वजह से कैश फ्लो अच्छे से बैलेंस हो पाए, तो ये कंपनी काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकती है। तो देखें अभी FY 25 में क्या रिजल्ट आता है, क्या उनका कैश फ्लो रहता है, तो वो एक ट्रैक करना ज़रूर पड़ेगा। विनस पाइप का हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस कैसा रहा है? तो
कंपनी ने लास्ट मतलब FY20 से FY24 में 114% का पेट ग्रोथ करा हुआ है। और कंपनी का जो सीमलेस पाइप में जो मार्केट शेयर था, जो FY20 में मात्र 1.6% था, वो बढ़ के 8% हो गया। तो ऑलमोस्ट 8x का ग्रोथ आया हुआ है सीमलेस पाइप में मार्केट शेयर में। और कंपनी का जो कैपेसिटी है वो 38,400 तक पहुंच चुका है। और उसमें कंपनी ने 14,400 का बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी कंपनी कर सकती है, कॉस्ट कुछ थोड़ा बहुत कॉस्ट डाल के। तो वो हम आगे वाली स्लाइड्स में देखेंगे। Q3 का रिजल्ट कैसा रहा कंपनी का, कि उसमें कंपनी ने YOY तो 11.7% ग्रोथ करी। और ये ग्रोथ भी स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट डिमांड की वजह से थी। तो स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट जो कंपनी का YOY 153% बढ़ा, क्योंकि यूएस में और मिडल ईस्ट कंट्री में काफ़ी अच्छा डिमांड डिमांड था वेल्डेड पाइप्स एंड ट्यूब्स का। तो इसकी वजह से इस क्वार्टर में ग्रोथ आई थी। और आगे जाके हम देखेंगे कि लेकिन डोमेस्टिक जो मार्केट था वो कंपनी का इतना अच्छा नहीं रहा था, इवन उन्होंने डिग्रू करा था। तो एक वो कंसर्न ज़रूर रहेगा। लेकिन आने वाले टाइम में अगर एंड इंडस्ट्री या फिर गवर्नमेंट कैपेक्स बढ़ता है तो डोमेस्टिक डिमांड से भी अगर पिकअप आएगा तो कंपनी का जो रेवेन्यू पोटेंशियल है वो काफ़ी अच्छे से बढ़ सकता है। और कंपनी ने अभी जो कैपेक्स करे हुए हैं, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो फेज 1 कैपेक्स जो ऑन गोइंग है, तो उसमें कंपनी ने क्या स्टेनलेस टाइटे हाई ग्रेड स्टेनलेस और टाइटेनियम वेल्डेड ट्यूब्स में कंपनी ने प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाई है 3,600 की, जो अभी लाइव होने वाली है मार्च 2025 में। और कंपनी का टारगेट है कि कंपनी जो फिटिंग प्रोजेक्ट में भी आ रही है, जो H1 फाइनेंशियल 26 में लाइव होने वाला है। और कंपनी ने पूरा कैपेक्स 2 पार्ट में डिवाइड करा है, वो आगे हम थोड़ा डिटेल में और भी पढ़ेंगे। कि 4,800 का कैपेक्स है सिमलेस पाइप्स एंड ट्यूब के लिए। पहला जो वेल्डेड पाइप ट्यूब्स में था, अभी सिमलेस में करा है, और वो दिसंबर 2025 तक ऑपरेशनलाइज हो जाएगा। और कंपनी ने एक पर्सिंग लाइन भी डालने वाले, बैकवर्ड इंटीग्रेशन करने वाले हैं। तो उसका कैपेसिटी 4,800 MT पर एनम होगा। जो मैं आगे जाके वो पर्सिंग लाइन का क्या रोल है वो मैं आगे जाके आपको बताऊंगा। और जो सबसे बेस्ट थिंग मेरे को लगी, कंपनी ने खुद अपना कैपिटल इन्फ्यूज करा हुआ है थ्रू दी वारंट्स। तो अभी तक कुछ क्या 40% है, कैपेक्स का 40%, जो 117 करोड़ का कैपेक्स है उसका 40% कंपनी खुद ही इन्फ्यूज करने वाली है। उसमें से जो कुछ 48 करोड़ समथिंग है, उसमें से अभी तक कंपनी प्रमोटर्स और अदर्स ने 35 करोड़ ऑलरेडी डाल चुके हैं। तो एक काफ़ी अच्छा पॉजिटिव है कि मैनेजमेंट को खुद कॉन्फिडेंस है कि कंपनी आगे अच्छे से ग्रो करने वाली है। तो एक प्लस पॉइंट है। ओवर द ईयर्स कंपनी का सीमलेस में और वेल्डेड पाइप में मार्केट शेयर कैसे इवॉल्व करा, तो आप देखोगे तो सीमलेस में कंपनी ने काफ़ी अच्छा काम करा है। 1.6% का मार्केट शेयर बढ़ा के 8% कर दिया। और वेल्डेड में जो 4.4% था वो 5.3% हो गया। तो दोनों सेगमेंट में कंपनी अच्छा ही कर रही है। आगे वाले समय में देखेंगे कि और वो जो मार्केट शेयर बढ़ा पाती है कि नहीं बढ़ा पाती है कंपनी का। आप देखोगे तो जो एक्सपोर्ट है वो काफ़ी बढ़ा हुआ है ओवर द लास्ट 4 to 5 years। तो जो FY20 में कंपनी का 6 करोड़ सेल्स का 6 करोड़, जो कि 3.4% था, वो अभी FY29 में 9 मंथली बेसिस पे 6 करोड़ था, डायरेक्टली 226 करोड़ हो गया। और ग्रोथ भी जो कंट्रीब्यूशन था 3.4% का, वो भी 32.2% तक पहुंच गया है। तो कंपनी ने काफ़ी अच्छा एक्सपोर्ट में ग्रोथ करी है। अगर कंपनी का सेगमेंट वाइज हम रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन देखेंगे तो वेल्डेड सिमलेस में कंपनी ने YOY बेसिस पे 8% ग्रो करा है, और वेल्डेड में 4%। लेकिन अदर्स में कंपनी ने
190 ऑलमोस्ट, जो 3 टाइम्स ग्रोथ आ चुकी है कंपनी की। तो इसकी वजह से ही कंपनी का Q3 थोड़ा अच्छा डिसेंट रहा था, क्योंकि अदर सेगमेंट जो कि एक्सपोर्ट्स वगैरह है उसमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली थी। इसकी वजह से कंपनी का अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। अगर डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट्स का कंट्रीब्यूशन देखें तो डोमेस्टिक डिमांड बहुत ही स्लगिश थी। जो 172 करोड़ का सेल्स था लास्ट Q3 FY24 में, वो गिर के 142 हो गया। 17% का डिग्रू देखने को मिला। जबकि कंपनी का जो ग्रोथ आया है वो एक्सपोर्ट से ज़्यादा आया हुआ है, जो 153% आपको ग्रोथ देखने को मिल रहा है। जिसे नीचे दिखा है कि पहले जो कंपनी की सेल्स का कंट्रीब्यूशन जो एक्सपोर्ट था 17% था, वो सडनली जंप होकर 39% हो गया, मोर देन डबल हो चुका है। तो एक्सपोर्ट्स की वजह से कंपनी अपना डबल डिजिट ग्रोथ सस्टेन कर पा रही है सेल्स का। तो आने वाले समय में अगर डोमेस्टिक भी अच्छा करने लगे तो कंपनी के लिए डबल इंजन टाइप का ग्रोथ हो जाएगा। एक्सपोर्ट भी अच्छा कर रहा है और डोमेस्टिक भी अच्छा करेगा, तो कंपनी के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर Q3 का हम फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखें तो कैसा रहा है। ऑल्दो सेल्स ऑलमोस्ट 12% से ग्रो करी है, लेकिन इबिडा वो 5% से डिग्रू करा, और पैट -23% से डिग्रू करा है। क्यों? क्योंकि उसका मैंने रीज़न आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि कंपनी ने अभी कैपेक्स करा है, तो ओपेक्स जो एम्प्लॉय कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट वगैरह पहले फ्रंट एंडेड है, तो इसकी वजह से मार्जिन भी डिक्रीज देखने को मिला। लेकिन पॉजिटिव थिंग क्या है कि कंपनी का जो ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन है वो काफ़ी अच्छा करा है। तो Q3 FY24 में 29.3% था, वो 33 ऑलमोस्ट 33% हो चुका है। इसमें भी हम जैसे देखेंगे कि आपको क्यों कंपनी के मार्जिन्स गिरे, क्योंकि जो पहले एम्प्लॉय कॉस्ट था जो 6 करोड़ का था, वो बढ़ के 10 करोड़ हो चुका है, क्योंकि कंपनी नया कैपेक्स वगैरह कर रही है, तो प्रोजेक्ट कॉस्ट भी लगेंगे। और अदर एक्सपेंस भी ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का भी कॉस्ट फ्रंट एंडेड ही रहेगा। तो इसकी वजह से कंपनी के मार्जिन थोड़े गिरे हुए हैं। तो आने वाले समय में ये भी हम ट्रैक कर सकते हैं कि कंपनी के मार्जिन कैसे, अगर वापस बैक टू ओरिजिनल जो भी 18-19% था वो वहाँ पे आ जाता है, तो एक अच्छी बात रहेगी। तो वो भी हमें ट्रैक करना पड़ेगा कि कैसे ओवर द नेक्स्ट 3-4 क्वार्टर कंपनी के मार्जिन कैसे रहते हैं। हिस्टोरिकल कंपनी का कैसा परफॉर्मेंस रहा है, आप देखोगे पूरा का मतलब ग्राफ बहुत अच्छा है, क्योंकि कंपनी का रेवेन्यू, इबिटा और पेट तीनों इंक्रीजिंग ट्रेंड में है। और प्लस ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन, इबिटा मार्जिन और पेट मार्जिन भी इंक्रीजिंग ट्रेंड में ही है। कंपनी का ROE जो FY24 का है, ROE और ROC भी काफ़ी अच्छा है, 21 और 31%। और कंपनी ने अपना डेट पोजीशन भी अच्छे से मेंटेन करके रखा हुआ है। अभी कैपेक्स की बात करते हैं, तो कैपेक्स को भी कंपनी ने दो पार्ट में डिवाइड करके रखा हुआ है। तो कैपेक्स अपडेट 1 और 2 है। तो फर्स्ट कंपनी क्या कर रही है कि कंपनी एक नए पूरे के पूरे नए सेगमेंट में जा रही है, जो पाइप्स की फिटिंग्स में, पाइप फिटिंग्स एंड फ्लेंजेस सॉल्यूशन में। तो ये कंपनी के लिए पूरा एक नया टेम अनलॉक कर सकती है, और काफ़ी अच्छा मार्जिन भी है इस सेगमेंट के अंदर। तो जैसे आप एक तो लास्ट फोर्थ वाला पॉइंट अगर पढ़ेंगे, तो जो कंपनी का एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसमें जो भी वेस्ट वगैरह यूज़ हो रहा है, तो वो ही वेस्ट एज अ सोर्स बनेंगे फिटिंग बिजनेस के लिए। और कंपनी के पास ऑलरेडी एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, और ऑलरेडी इस इंडस्ट्री के अंदर वर्क कर ऑलरेडी काम कर रही है। तो इसकी वजह से कंपनी के पास एक अच्छा फास्ट अप्रूवल भी है, और प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है कि वो बिजनेस में अच्छा कर पाएगी। और ये सेगमेंट की वजह से कंपनी का एक पोर्टफोलियो भी डाइवर्सिफिकेशन मिलेगा कंपनी को। तो कंपनी फिटिंग प्रोजेक्ट में क्या कर रही है कि कंपनी एक एल्बो जॉइंट्स या टी और रिड्यूसर वगैरह सेगमेंट में जा रही है, जो एक अच्छा वैल्यू एडेड प्रोडक्ट कंपनी के लिए हो सकता है।
तो कंपनी इस सेगमेंट में जा रही है, और जो ये बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए वो भी कंपनी का जो स्क्रैप वगैरह उसको ही यूज़ करके करेगी। तो आने वाले टाइम में जब भी ये कैपेक्स कंप्लीट होता है, जब भी ऑपरेशनलाइज होना स्टार्ट होता है, तो हमें देखना पड़ेगा कि कंपनी इसमें क्या परफॉर्मेंस कैसा कर रही है। तो एक आप उसको भी ट्रैक करना ज़रूरी रहेगा। कंपनी का जो कैपेक्स टू अपडेट है, तो कंपनी क्या कर रही है, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट में कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रही है। तो ये कंपनी इनिशियली स्टेनलेस एंड टाइटेनियम वेल्डेड ट्यूब्स के अंदर एक्सपेंशन कर रही है, जिसमें कंपनी का मतलब वहाँ पे कंपटीशन भी लो है और हाई प्रिसीजन इंजीनियरिंग वाला काम है। और उसके बाद कंपनी अपना हाइजेनिक स्टेनलेस स्टील और टाइटेनियम ग्रेड ट्यूब्स में भी एक्सपेंशन कर रही है, जो काफ़ी क्रिटिकल है फूड प्रोसेसिंग और फार्मा इंडस्ट्री इंडस्ट्री में। तो एक क्योंकि जब भी पाइप में से कुछ प्रोडक्ट अगर इस इंडस्ट्री यूज़ करे, तो वो ट्रांसफ़र के लिए कुछ प्रोडक्ट ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ करेगी। तो एसएस और टाइटेनियम का इरोजन ना हो और वो प्रोडक्ट के साथ मिक्स ना हो, तो उसका बहुत अच्छे से बहुत क्रिटिकली ध्यान रखा जाता है। इसकी वजह से ये काफ़ी क्रिटिकल है ट्यूब्स फूड प्रोसेसिंग और फार्मा इंडस्ट्री के लिए। तो कंपनी का जो फेज़ 1 है जो पहले हमने फिटिंग वाला जो बात करा था वो, और जो कंपनी टाइटेनियम वेल्डेड ट्यूब्स एंड स्टेनलेस वेल्डेड ट्यूब्स में जा रही है, तो वो कंपनी का वेल्डेड वाला जो सेगमेंट है, कैपेसिटी एक्सपेंशन है, वो मार्च 25 में कंप्लीट होने वाला है। और फिटिंग वाला जो कैपेक्स है वो H1 FY 26 में कंप्लीट हो जाएगा। और जो कंपनी हाइजीनिक एसएस और टाइटेनियम ग्रेड सिमलेस में जा रही है, वो उसका कैपेसिटी एक्सपेंशन दिसंबर 2025 तक कंप्लीट हो जाएगा। अभी जो दोनों फेज का जो कैपेक्स है, वो कंपनी का कितना प्रोजेक्ट कॉस्ट है 115 करोड़ फेज 1 के लिए और 60 करोड़ फेज 2 के लिए। और दोनों के मार्जिन हाई टीन्स मार्जिन है। और जो टोटल जो कॉस्ट है प्रोजेक्ट का, उसमें से 40% कंपनी खुद लगा रही है, वो एज फ्रॉम इन द फॉर्म ऑफ वारंट्स। और 40% जो होता है, अगर आप कैलकुलेट करोगे, तो 117 करोड़ का, सॉरी 175 करोड़ का, अगर आप 40% निकालोगे तो कुछ 47 करोड़ तक आएगा। और उसमें वो 47 करोड़ से में से 35 करोड़ तो कंपनी ऑलरेडी इन्फ्यूज कर चुकी है। और कैपेक्स की टाइमलाइन मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। और जो कंपनी जिस वैल्यू एडेड प्रोडक्ट में जा रही है, उसका आरओसी भी अच्छा है। कंपनी जो हिस्टोरिकली कैपेक्स जो करा है, जो आप अगर देखोगे FY 23 के बाद FY 24 में ह्यूज जंप देखने को मिला। जो 12,000 की जो कैपेसिटी थी, वो बढ़ के 38,400 तक हो चुकी है। और कंपनी अगर कुछ एडिशनली मॉडिफिकेशन और कॉस्ट वगैरह ऑप्टिमाइज करे, तो कंपनी के पास एक 14,400 की एक एडिशनल कैपेसिटी भी आ सकती है, जो कि एसएस सिमलेस में सिमलेस सेगमेंट में एक बैकवर्ड इंटीग्रेशन रहेगा मदर होलो पाइप सेक्शन में। तो ये भी एक कंपनी के पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अगर कंपनी यूटिलाइज कर सकती है, तो वो भी एक अच्छा बैकवर्ड इंटीग्रेशन कंपनी के लिए रहेगा। अभी कंपनी से की टेक अवे क्या है, कि पहला तो कंपनी एक काफ़ी अच्छा कैपेसिटी एक्सपेंशन कर चुकी है, और कभी कुछ कैपेक्स लाइव होने बाकी भी है, जो कि वैल्यू एडेड प्रोडक्ट में है। तो इसकी वजह से मार्जिन में भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। कंपनी का एक बैकवर्ड इंटीग्रेशन का भी प्लान चल रहा है, जो आपको 14,400 का मैंने बताया, और एक पर्सिंग लाइन का भी है, जिसकी वजह से कंपनी एक सिमलेस सेगमेंट में बैकवर्ड इंटीग्रेशन करेगी। कंपनी का अभी एक्सपोर्ट डिवीज़न भी काफ़ी अच्छा कर रहा है, और आने वाले समय में कंपनी उसके ऊपर भी काफ़ी ध्यान दे रही है। तो हमें ये भी ट्रैक करना पड़ेगा कि आने वाले समय में एक्सपोर्ट बिजनेस कैसा करता है। कंपनी का एक लीड एसिड रिजर्वेशन प्लांट है, तो इसकी वजह से भी कंपनी का
जो एसिड कंजम्पशन है वो कम रहेगा, और इसकी वजह से भी कंपनी को आगे जाके ऑपरेटिंग बेनिफिट्स मिल सकते हैं। अभी मेरा जो इन्वेस्टमेंट का ट्रिगर था कि मैंने ये कंपनी को क्यों एनालिसिस करा या फिर मेरा क्यों पोजीशन था उस कंपनी में, तो अगर आप कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखोगे तो एल्केमी इमर्जिंग लीडर आपको शेयर होल्डर में दिखा, एज अ शेयर होल्डर दिखेंगे, जो कि हिरेन वेद सर का हिरेन वेद सर उसको मैनेज करते हैं। तो एक मे बी मैं जब भी किसी कंपनी को एनालिसिस करता हूँ या फिर उसमें इन्वेस्ट करता हूँ, तो मैं ज़रूर देखता हूँ कि कोई अच्छा इन्वेस्टर या पीएमएस या म्यूचुअल फंड उसका पार्ट है कि नहीं है। तो एक पॉजिटिव बात यह है कि हिरेन वेद सर का इन्वेस्टमेंट है उनका या फिर उनका पीएमएस का, और कंपनी ने खुद ही एक कैपिटल इन्फ्यूज करा हुआ इन द फॉर्म ऑफ वारंट, वो भी काफ़ी अच्छा पॉजिटिव साइन है। और कंपनी ने वैल्यू एडेड प्रोडक्ट में कैपेक्स भी कर रही है, और ऑलरेडी कंपनी ने जो कैपेक्स करा है फिक्स एसेट वो ऑलरेडी 5x हो चुके हैं। तो वो भी एक अच्छी पॉजिटिव थिंग है जो मुझे इसमें इन्वेस्ट करने के लिए मेरा इन्वेस्टमेंट रैशनल है उस कंपनी के लिए। अभी टेक्निकल पार्ट देखेंगे तो कंपनी का अभी ऑलमोस्ट 50% कंपनी का ड्रॉ डाउन हो चुका है टॉप से। कंपनी पहले से ही ड्रॉ डाउन में ही थी, मतलब उसका क्योंकि शायद वैल्यूएशन काफ़ी हाई हो गया था, और ऊपर से अभी बीच में मार्केट भी करेक्शन हुआ है, तो इसकी वजह से भी कंपनी अभी काफ़ी अच्छा कंसोलिडेशन आपको देखने को मिल रहा है, जो मैंने हाईलाइट भी करके रखा हुआ है। तो अगर कंपनी इस कंसोलिडेशन फेज से बाहर आती है तो शायद एक अच्छा मूव हो सकता है, और आप देख सकते हो उसको। लेना ना लेना वो आपका कॉल है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करिएगा। मेरा कोई इसमें उद्देश्य नहीं है कि आप बाय और सेल मेरे कहने पे करो। अभी थीसिस और एंटीथीसिस पॉइंट क्या हो सकते हैं? तो एक तो कंपनी ने ओवर द ईयर कंपनी ने प्रूव करा है कि कंपनी ने मार्केट शेयर ग्रैब करा है सीमलेस और वेल्डेड पाइप दोनों सेक्टर में। तो एक अच्छा पॉइंट है, अच्छा थीसिस पॉइंट है। कंपनी ने वारंट इशू करे प्रोमोटर और अदर्स के लिए, जो कि कंपनी का कैपेक्स का 40% अमाउंट इन्फ्यूज कर रहे हैं। और एक और अच्छा पॉइंट थीसिस ये है कि कंपनी जो भी फोरे कर रही है वो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट में कंपनी जा रही है, इसकी वजह से कंपनी के आने वाले टाइम में मार्जिन इंप्रूवमेंट हो सकते हैं। और अभी कम न्यू बीआई स्टैंडर्ड्स इम्प्लीमेंट्स होने वाले हैं 1 अगस्त 2025 से। तो इसकी वजह से भी कंपनी को जो भी ऑर्गेनाइजेशन अच्छे ऑर्गेनाइजेशन है उनको पॉलिसी का फ़ायदा होता है, तो उसमें से एक रेप्यूटेड कंपनी विनेस पाइप है उसको भी एक फ़ायदा हो सकता है। इसके अलावा आप स्क्रीनर में हिस्टोरिकल मीडियन प्राइस टू अर्निंग, प्राइस टू बुक, ईवी टू बिडा, मार्केट कैप टू सेल्स रेशियो देखोगे तो कंपनी अभी 5 ईयर मीडियन से बिलो ट्रेड कर रही है। तो वो भी आप एक थीसिस पॉइंट में मान सकते हो। अभी एंटी थीसिस क्या है कि अगर डिमांड स्लगिश ही रही, क्योंकि हमने देखा कि Q3 में कंपनी का जो डोमेस्टिक सेल्स ग्रोथ डिग्री हुआ था, ग्रोथ नहीं बोलेंगे, कंपनी का सेल्स डिग्री हुआ था। तो अगर ऐसे ही रहा तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ पुअर देखने को मिलेगा आने वाले टाइम में। तो ये एक एंटीथेसिस पॉइंट है। और कंपनी का हिस्टोरिकली कैश फ्लो जनरेशन भी काफ़ी अच्छा नहीं रहा है। तो आने वाले टाइम में अगर कंपनी इम्प्रूव नहीं कर पाई तो वो भी एक बड़ा इशू हो सकता है, कि अगर कंपनी पीएनएल में तो प्रॉफिट एंड अच्छा दिखा रहे, पीएनएल तो अच्छा दिखा रही है लेकिन कैश फ्लो अच्छा नहीं हो पा रहा कंपनी का। तो अगर नहीं हो पा रहा तो क्या रीज़न है, तो वो भी आप हमें एक बार चेक करना रहेगा जब भी FY 25 का कैश फ्लो स्टेटमेंट आएगा तब। और उसके अलावा भी कंपनी का जो कैपेक्स अभी कंपनी करा है तो कंपनी कैसे उसको यूटिलाइज कर पा रही है, वो भी एक एंटीथेसिस पॉइंट है, या फिर थीसिस में भी बोल सकते हो कि कैसे उसको वो कंपनी एग्जीक्यूट कर पा रही है कैपेक्स। और कंपनी ने अभी कंपनी के मैनेजमेंट ने का एक इंटरव्यू भी आया था, तो वो भी आप चेक कर सकते हो कि कंपनी का गाइडेंस है कि वो अपना जो ग्रोथ है वो 20% तक ग्रो करेगी टिल FY 27 तक।
तो कंपनी ने जो बताया वो एक्चुअल में कर पा रही है कि नहीं कर पा रही, वो भी एक हमें चेक करना रहेगा। आप वो वीडियो भी देख सकते हो। और कंपनी के जो की कंपटीटर है रत्नामली और जिंदल सो, वो उनका और मेन इंडस्ट्री वेल्सपन वगैरह, तो उनका कैसा परफॉर्मेंस रहता है, तो वो भी आप एज कम्पेयर टू विनस, तो वो भी एक हम आने वाले समय में चेक करेंगे। और कंपनी का कहना है जब Q3 FY 25 का जब मैंने फोन कॉल पढ़ा था, तो आने वाले टाइम में कंपनी का जो कैपेक्स का यूटिलाइजेशन FY 25 से अच्छा देखने को मिलेगा। तो ये, और एक पॉइंट और है कि मैनेजमेंट ने कहा था कि Q1 FY 26 से कंपनी के मार्जिन अच्छे दिखने को मिलेंगे। तो यही था एक विनस पाइप का पूरा एनालिसिस मेरी तरफ से। अगर आपका कुछ सजेशन हो या फिर कुछ रह गया हो, या कुछ आप कहना चाहते हो कि ये भी कवर कर सकते हैं, या कोई और कंपनी के बारे में कवर करना है, तो आप मेरे को वीडियो में ज़रूर बताइएगा। मैं ट्राई करूँगा कि वो भी मैं कवर कर पाऊँ। तो थैंक यू सो मच, आप अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा तो। और लास्ट में ये कहना चाहूँगा कि मैंने जो पूरा वीडियो है एक ही शॉट में वीडियो शूट करा है, और कोई एडिटिंग वगैरह मैं नहीं कर रहा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, मेरा एनालिसिस अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जैसे जैसे मेरे को ऑफिस से, मैं ऑफिस के साथ ऑफिस का वर्क था, इसकी वजह से मैं वीडियो बना नहीं पाया था। तो जिससे मेरे को टाइम मिलेगा, मैं और कंपनी के बारे में भी एनालिसिस करके आपके साथ वीडियो ज़रूर शेयर करूँगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।